टू स्टार्ट विद आपको किसी ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब ट्रायंगल के क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। खास करके तीनों से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप सभी को याद होनी चाहिए, एंड द प्रॉपर्टी इज कि जो सेंट्रॉइड होता है जी सेंट्रॉइड दैट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर internally in the ratio 1:2। सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को जोड़ने वाले सेगमेंट पे ही सेंट्रॉइड लाई करता है और वो उसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ये जो रूल है आपको इन तीनों के लिए याद रखना चाहिए, इट होल्ड्स फॉर ऑल द ट्रायंगल। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए कभी किसी ट्रायंगल ABC का, किसी ट्रायंगल A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 का सर्कम सेंटर, मान लीजिए यहाँ पे सर्कम सेंटर को मैं M कहता हूँ, इसको मान लीजिए मैं P कहता हूँ। ट्रायंगल ABC का मान लीजिए अगर सर्कम सेंटर लाइज एट ओरिजिन, सर्कम सेंटर लाइज एट ओरिजिन, इन दैट केस इसका सेंट्रॉइड तो क्या होगा आपको फॉर्मूला पता ही होता है, इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसका फॉर्मूला तो अपने को पता होता ही है, बट एट द सेम टाइम जो इसका ऑर्थो सेंटर है यहाँ पे P दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। ऑफ कोर्स ये ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एप्लीकेबल तभी होता है जब ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो कभी अगर हमको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम सर्कम सेंटर कहीं भी चुन सकते हैं तो हम उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन पे लेते हैं, क्योंकि ऐसा लेने के साथ ऑर्थो सेंटर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। इस फॉर्मूले का यूज स्ट्रेट लाइन के साथ साथ इससे ज्यादा आपको कभी ना कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे काम में आता है मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मे बी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कई प्रॉब्लम इस टाइप के दिख जाएंगे। याद है कभी मॉड z इक्वल टू अगर r दिखता है तो व्हाट इज इट कॉम्प्लेक्स नंबर में, इट्स अ सर्कल, सेंटर जिसका ओरिजिन पे है। अब अगर इस सर्कल पे लाई करते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि मॉड ऑफ z1 इज मॉड ऑफ z2 इज मॉड ऑफ z3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि इस सर्कल पे मॉड z इक्वल टू r पे जिसका सेंटर ओरिजिन पे है पॉइंट A B एंड C लाई करते हैं, यही इसका मतलब हो गया। तो अगर मान लीजिए ये कंस्ट्रेंट आपको दिया है, मतलब ऑफ कोर्स ये सर्कल इस ट्रायंगल ABC का सर्कम सर्कल है, सेंटर जिसका ओरिजिन पे है, तो डायरेक्टली आई कैन से दैट इट्स ऑर्थो सेंटर P विल बी Z1 प्लस Z2 प्लस 3। इस तरीके से ये फॉर्मूला काम में आता है। मतलब जो P पॉइंट है वो ट्रायंगल A B एंड C का ऑर्थो सेंटर है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये बिल्कुल इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी काम में आता है। सेंट्रॉइड में आया नहीं क्योंकि वो तो कोई मसला है भी नहीं, सेंट्रॉइड तो वही होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल बाय 3, सेंट्रॉइड तो वही होता है, बट ऑफ कोर्स दिस विल बी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस एट Z1 Z2 एंड Z3। ये प्रॉपर्टी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद लोकस के प्रॉब्लम भी होते हैं, बट लोकस के प्रॉब्लम की थ्योरी मैं ऐसी कुछ बताऊंगा नहीं आपको, पुराने क्लास नोट्स में से आप उसको रिवाइज कर सकते हो एंड
लेटर ऑन लोकस के एग्जांपल्स हम प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे उसी के अंदर उसकी करेंगे। लोकस के प्रॉब्लम पढ़ना होता है। ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला याद होना होता है। ट्राइंगल की एरिया होती है हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. This is area of triangle having vertices at a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 ट्राइंगल का एरिया होता है। और ट्राइंगल का एरिया अगर जीरो होता है देन द पॉइंट्स आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब पॉइंट्स को कोलिनियर बनाने के लिए भी हम इस ट्राइंगल के एरिया को जीरो कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई जो स्ट्रेट लाइन के पहले हम जिसके बारे में बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आप सभी को याद होंगे। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ओके, ये हो गया। इस पे भी प्रॉब्लम जेई मेन में आए हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा कि ये तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 है। इस मतलब दिस इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट जॉइंटली रिप्रेजेंट्स टू वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। तो कई बार जेई में ऐसे प्रॉब्लम भी आए हुए हैं जहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस को या दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को इस तरीके के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से भी दिया जाता है, लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। आप सभी को y इक्वल टू mx प्लस c याद होगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 याद होगा। देन 1 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इज m x माइनस x1, y इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। दूसरे वाले फॉर्म में a एंड b आर x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं यहीं से एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, वो एग्जैक्टली फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जुड़ा हुआ नहीं है बट एग्जाम में कई बार काम में आता है। मान लीजिए आपने देखा कि ऐसी दो लाइंस आपको दी हुई है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, x बाय बी प्लस वाई बाय ए इक्वल टू 1। तो इनको देख के आप समझ गए दैट यहाँ पे एक्स वाई इंटरचेंज करें तो ये आता है, यहाँ पे एक्स वाई इंटरचेंज करें तो ये आता है। तो ऐसे किसी भी दो ग्राफ्स के बारे में हम ये कह सकते हैं दैट दे आर इंटरसेक्टिंग ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। या फिर उसकी भाषा में बात करें तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछता हूँ तो एक्स वाई के लिए सॉल्व करके निकालने की बजाय आप डायरेक्टली देख के भी आंसर कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली देख के कैसे लिख सकते हो आप, बिकॉज इनको आपस में ना सॉल्व करके इनमें से कोई भी एक को इसके साथ सॉल्व कर लो, बिकॉज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल लाई ऑन दिस लाइन, बिकॉज दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट दिस लाइन। जैसे मैं इमेजिन करता हूँ y की जगह x यहाँ पे मैं y को अगर x इमेजिन करता हूँ तो x कॉमन जाता है, a प्लस बी बाई ए बी एक्स के साथ में आता है इक्वल टू 1। तो यहाँ से x क्या मिला आपको, ए बी बाई ए प्लस बी। जो x मिलेगा वही y भी होगा, जो x मिलेगा वही y भी होगा। सो विद इन नो टाइम आई कैन डायरेक्टली राइट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम कह पाते हैं कि दीज टू विल इंटरसेक्ट ऑन दिस लाइन। तो मैंने इसको इससे ना सॉल्व करके उसके साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे काम में आती हैं। अभी ये तो आप लोगों को याद होगा क्या चीजें क्या क्या है यहाँ पे। 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है तो c 0 होता है और वो लाइन क्या हो जाती है y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे m क्या होता है ये सभी को पता होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m होता है tan थीटा। थीटा इज मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा यहीं से मेजर किया जाता है। 1 पॉइंट फॉर्म हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप हो गया ये, मतलब स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2 का स्लोप कैसे निकाला जा सकता है। ये सारे फॉर्मूलेस आप लोगों को याद रखना है। अभी जो 2 पॉइंट फॉर्म है
ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है या 1 पॉइंट फॉर्म है, इसके एग्जांपल्स मुझे लगता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन की शुरुआत में होने वाली चीजें हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने इन सबको यूज करके लाइंस निकालने का तो किया ही होगा। इससे जुड़ी बातें भी आपको याद होंगी कि अगर m1 इंटू m2 माइनस 1 का मतलब क्या है, द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड द पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप। पैरेलल लाइन्स का स्लोप सेम होता है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज -1। एक्चुअली इसमें आपको ये चीज बनना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x/2 माइनस 3, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन मैंने आपको इस फॉर्म में दी है, y इक्वल टू mx प्लस सी, m यहाँ पे हाफ है, c यहाँ पे -3 है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बोल बोल के बता रहा हूँ। Suppose the line intersects x-axis at a point A. Of course A क्या है आपको पता है, y 0 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, it is 6,0। यहाँ पे y को मैंने 0 डाल दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, 6,0। अब मैं अगर इस लाइन को, वो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसके अबाउट 30 डिग्री में अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं 30 डिग्री रोटेट कर देता हूँ अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ये आपको स्ट्रेट लाइन दी थी। इफ द लाइन कट्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड ए के अबाउट मैं लाइन को घुमा देता हूँ अगर 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, आपको इसका इक्वेशन मालूम करना है, डॉटेड लाइन का इक्वेशन मालूम करना है। मैं आपको होता है एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉकवाइज घूमती है ये दे दिया होता, मतलब ए के अबाउट आप एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज किधर भी घुमाओगे अगर, तो नई लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये निकालना है। तो बस मुझे इसका स्लोप निकालना है, नई लाइन का स्लोप। अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया तो नई लाइन का स्लोप क्या हो गया, tan ऑफ थीटा प्लस 30, ये हो गया। एंड वो होता है tan थीटा प्लस tan 30 बाई 1 माइनस tan थीटा tan 30, ये होता है। और क्योंकि इस लाइन का स्लोप हाफ है तो आपको tan थीटा तो दिखता ही है कि यहाँ पे हाफ है, तो इट विल बी हाफ प्लस 1/√3 बाई 1 माइनस 1/2√3। तो जो भी है इस तरीके से आपको मिल जाएगा, स्लोप मिल गया। इस नई लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट आप जानते हो 1 पॉइंट फॉर्म से लाइन आ जाएगी। अगर मैंने बोला होता कि मुझे रोटेट करना है क्लॉकवाइज तो बस फर्क क्या रहता, 30 प्लस थीटा की जगह 30, थीटा प्लस 30 की जगह पे क्या हो जाता, थीटा -30 हो जाता, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाता, फिर वो स्लोप हो जाता उस दूसरी वाली लाइन का। तो जब भी मुझे सर्टेन एंगल से घुमा करके कोई लाइन का स्लोप चाहिए होता है तो मैं हमेशा ये तरीका प्रेफर करूंगा रादर देन ब्लाइंडली यूजिंग दिस फॉर्मूला। बहुत सारे लोग ये फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं कि m2 लाइंस का स्लोप है तो tan थीटा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ब्लाइंडली इसको यूज करने की बजाय आई विल प्रेफर दिस वन, बिकॉज प्रिसाइसली मुझे ये पता चल जाता है कि एंटी क्लॉक वाली लाइन का स्लोप क्या है और क्लॉकवाइज वाली लाइन का स्लोप क्या है, दोनों स्लोप मुझे अलग अलग मालूम चल जाते हैं। तो आई विल नॉट यूज दिस, रादर आई विल प्रेफर दिस मेथड। तो ये स्लोप्स को कैसे हैंडल करते हैं ये उसका एग्जांपल मैंने आपको एक बताया। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने जो भी अभी फॉर्म्स के बारे में बात किया, उसके अलावा दो फॉर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से एक है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल ऑफ स्ट्रेट लाइन कई लोग इसको भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। दिस लेंथ इज p, दिस इज अल्फा, so दिस लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन हो गई, p यहाँ पे होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला एंगल होता है अल्फा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इसके साथ में अगर मुझे कोई लाइन पता है कि p x1 y1 से पास करती है और वो लाइन का एंगल
थीटा बन रहा है विद एक्स एक्सेस, तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिख सकता हूँ x माइनस एक्स वन बाई cos theta is y minus y1 by sin theta equal to r. So basically r cos theta plus x1 comma r sin theta plus y1 ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? इसी लाइन पे ये एक ऐसे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है जो P से r दूरी पे है। मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 से पास करती है थीटा एंगल पे x एक्सिस से इंक्लाइंड, उसी लाइन पे P से r दूरी पे कोई पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होता है। जो भी मैं r डालूंगा उतने दूरी का पॉइंट मुझे मिल जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी अपने बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज तो इसका यही है कि हम किसी भी नोन पॉइंट से सर्टेन दूरी पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और इसके जो एप्लीकेशंस है वो भी मैं ऐसे एप्लीकेशंस आपको नहीं करा रहा हूँ जहाँ पे हम सीखें, बिकॉज पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस इन एडवांस। तो इन एग्जाम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो वी डायरेक्टली डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस, जो मेंस या एडवांस में जिस तरीके से ये यूज हुआ है। ओके, तो अभी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है बस ये आपको ध्यान रखना है। देन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसी को यूज करके कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव होते हैं जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। लाइक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई स्ट्रेट लाइन का पॉइंट P से डिस्टेंस ये वाला PQ P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, पुट द पॉइंट ऑन द लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c जो आता है मॉड ले लो डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट PQ. So this is perpendicular distance of a point from line. Actually इसको यूज करके पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज करके हम उसी डायग्राम में कुछ और चीजें भी पता कर सकते हैं जो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, x1 y1, P से मैंने ड्रॉप किया इस पे परपेंडिकुलर, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q एंड सपोज दिस पॉइंट इज R। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो P पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज है एंड ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 स्ट्रेट लाइन। अब अगर मुझे P का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज चाहिए या P से इस लाइन पे मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, उसका भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यस विशव झा, तुम्हारा हैंड रेज गलती से है या यू वांट टू आस्क समथिंग? विशव झा, जेई मेन देने वाले हैं, एडवांस देने वाले हैं, तो थोड़ी सी आप लोगों से प्रेजेंस ऑफ माइंड की उम्मीद तो कोई भी करेगा। यू आर नॉट अ क्लास 5 किड की गलती से कोई बटन दब गई है और हमको होश ही नहीं है। वैसे 5वीं के बच्चे ज्यादा अलर्ट होते हैं। अलर्टनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। लॉस्ट माइंड्स कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो बेहतर है जागते रहिए, भटकने की भरपूर संभावनाएं उपलब्ध है, मोबाइल आपके हाथ में है। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b इक्वल टू माइनस, पुट द पॉइंट ऑन द लाइन ax1 प्लस by1 प्लस c, सामने माइनस साइन, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कई लोग जब रट्टा मारते हैं यहाँ पे तो इसमें रूट याद रखे होते हैं, स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं आता है। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। मतलब मुझे अगर P पॉइंट से मिरर इमेज P पॉइंट से इस लाइन पे चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। अगर मुझे P का मिरर इमेज R चाहिए अबाउट दिस लाइन, आई हैव टू जस्ट पुट अ 2 यहाँ पे। तो R निकालने को x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b इज -2
ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बस यहाँ पे -2 आ गया। इस तरह से आप p का मिरर इमेज r निकाल सकते हो। p से इस लाइन पे फुट ऑफ एल्टीट्यूड q इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई पॉइंट है p -1,3 एंड अ स्ट्रेट लाइन इज 2x प्लस y -1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस इक्वल टू 0। आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, P पॉइंट दिया हुआ है। P पॉइंट से लाइन पे अगर मुझे फुट ऑफ एल्टीट्यूड Q मालूम करना है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कैसे यूज होता है मैं इसलिए इसका एग्जांपल बता दे रहा हूँ। यू विल राइट x माइनस -1 बाई a यहाँ पे 2 है, b यहाँ 3 है, इज y -3 अपॉन b का मतलब 3 is equal to minus, put the point on the line, it is -2 plus 9 minus 1 जो भी आता है डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 3 बाई 3 इज 9 माइनस 3, ऊपर 6 आता है और नीचे 9 4 13 आता है, तो ये हो गया -6 बाई 13। ओके, माइनस साइन पहले से था। यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से आपको y मिलेगा। जो x y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। फुट ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द गिवन लाइन। P पॉइंट से लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर मुझे P का मिरर इमेज चाहिए पड़ता तो मिरर इमेज निकालने के लिए बस यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया होता मैंने। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके फिर एक्स वाई अगर मैं निकालता तो मुझे P का मिरर इमेज यहाँ पे P डैश मिल गया होता। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इट इज बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे जुड़ी थोड़ी बहुत बातें हैं, लाइक दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ax प्लस बी वाई c1, ax प्लस बी वाई c2। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला b मॉड ऑफ c1 माइनस c2 बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, उसका यूज भी जानते हैं। फैमिलीज के बारे में बात नहीं कर रहा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला सभी जगह पे वो होता है। लाइक इफ यू हैव टू लाइंस लाइक L1 एंड L2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी लाइन पास करेगी वो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0 फैमिली को बिलोंग करेगी। लैम्डा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने लाइंस की फैमिली का ये इक्वेशन हो गया। देन आप लोगों को ये कैसे किया जाएगा बताइए। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 1, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3। हाउ कैन यू गेट द स्लोप्स ऑफ लाइंस विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द गिवन लाइन। मीन्स आई एम ऑन AB और AC का स्लोप कैसे आएगा। ये लाइन का आपको इक्वेशन पता है। ए से पास होने वाली मुझे वो लाइंस चाहिए जो लाइंस इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब मुझे इन दोनों का बस स्लोप पता करना है। पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है, तो स्लोप निकालने के लिए अगेन आप लोगों के दिमाग में हो सकता है फॉर्मूला आ रहा होगा वही वाला, tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला फॉर्मूला आ रहा होगा। एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है, वी कैन यूज। बट जैसा मैंने कुछ देर पहले भी बोला था, इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आई विल नॉट प्रेफर दैट वन। रादर जो मैंने इसके पहले किया था मैं फिर यही करना चाहूंगा।
इसका स्लोप अगर tan थीटा है, जो कि आप जानते हो, इसका स्लोप अगर tan थीटा है जो आप जानते हो, तो इसका और इसका स्लोप क्या होगा? इसका और इसका, इन दोनों का स्लोप, बिकॉज ऑफ कोर्स ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका और इसका स्लोप क्या होगा? लाइक इसका स्लोप मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा प्लस 60, और इसका स्लोप मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा माइनस 60। इसमें यू विल फाइंड कैलकुलेशन भी काफी कम करना होता है, तो रिलेटिवली इजी वे में आ जाता है। जैसे ये क्या हो गया, tan थीटा दैट इज 3/4 माइनस tan 60 दैट इज √3 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू √3। सेम ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, बस यहाँ फर्क होगा कि इधर पे प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, बस बाकी वैसा ही रहेगा। तो ये जो भी आया है, दीज आर स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, वी कैन गेट द लाइंस। इस टाइप के प्रॉब्लम भी यहाँ पे होता है। देन वी हैव टू रिमेम्बर एंगल बाइसेक्टर्स। अगर आपको दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, दो स्ट्रेट लाइंस है। मान लीजिए द लाइंस आर L1 and 2, you have to get two bisectors b1 b2। remember bisectors are always perpendicular। bisectors के बीच का एंगल राइट एंगल होता है irrespective of the angle between the lines। इनके बीच का एंगल हमेशा राइट एंगल ही होता है लाइंस के बीच का, चाहे कुछ भी हो एंगल। अभी फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगाने के पहले आप ये कोशिश करिए कि आप दोनों में कांस्टेंट टर्म्स का साइन सेम बना लें। दोनों में कांस्टेंट टर्म्स का साइन C1 C2 का पहले सेम बना लें, और जब C1 C2 का साइन सेम बना लिया उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाइए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दोनों का साइन सेम है, नहीं है तो आप पहले बना सुटेबली माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, एंड देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो मैं एग्जैक्टली फॉर्मूला आपको बताने की बजाय एक एग्जांपल में ही ये बात बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ये दो स्ट्रेट लाइन दिया, इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन दिया, तो बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कांस्टेंट्स का साइन सेम बना लो। तो नीचे वाले को मैंने पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कांस्टेंट्स का साइन सेम हो जाएगा, दोनों का पॉजिटिव हो गया। अभी मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया 2x माइनस आई प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज प्लस माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2 बाई 5 रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 होता है। और इसी के साथ ये है √5, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज प्लस माइनस ऐसा। देखिए बाइसेक्टर्स तो कैसे भी आते हैं, आपने साइन सेम नहीं किया होता तो भी बाइसेक्टर्स आ जाते हैं, मगर दोनों का साइन सेम करने की वजह से वी हैव गॉट सम एडेड एडवांटेज, एंड इट इज व्हाट कि आप ना सिर्फ बाइसेक्टर निकाल लिए हो, बट इवन यू कैन आइडेंटिफाई कि इसमें से एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स कौन कौन सा है। तो अगर मैं a1 a2 प्लस b1 b2 को देखता हूं कि नेगेटिव है, देन यहाँ पे जो प्लस साइन वाला होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा, एल्स उल्टा। तो मैं पता करूंगा a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन, a1 a2 b1 b2 का साइन। इन दिस एग्जांपल व्हाट वी आर गेटिंग, a1 a2 प्लस b1 b2, it is 2 into minus 3 and plus minus 1 into 4, so getting negative -6 -4 we are getting negative। नेगेटिव का मतलब होता है इन दोनों में से जो प्लस साइन वाला बाइसेक्टर है दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड द अदर वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सो प्लस साइन में लेके जो भी होगा आई कैन राइट देन लाइक 2√5 प्लस 3x, इस तरीके से जो भी है माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये जो बाइसेक्टर आपको मिलेगा दैट इज व्हाट, दैट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब जब भी दो बाइसेक्टर्स आप निकालते हो तो उनमें से एक होता है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है, और दूसरा होता है
जो ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो एक्यूट वाला कौन है, ऑब्ट्यूज वाला कौन है, उसको पहचानने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स का साइन सेम बनाने के बाद ये फॉर्मूला लगाया। अगर सिर्फ बाइसेक्टर ही निकालना है और आपको पहचानना ही नहीं है कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज, तो फिर इन दोनों में भी आप लगा के प्लस कर दो, डायरेक्टली दो आंसर आ जाएगा। बस पहचानने में मुश्किल होगा आपको कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स उनमें से कौन कौन से हैं। तो उसको पहचानने के लिए ये एक्टिविटी करना होता है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम और आता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस थी, ये वाली और ये वाली। मान लीजिए ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस है, यही थी ना, दो लाइंस है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जिस रीजन में पॉइंट P 1,5 लाई करता है, उस रीजन से पास होने वाला बाइसेक्टर कौन सा होगा बताओ। अब क्योंकि मैंने यहाँ जो बाइसेक्टर्स लिखे हैं मैंने इसमें लगाया था, तो मैं इस लाइन को ऐसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने C दोनों का सेम बना लिया था इसको यूज करने के पहले। मेरा क्वेश्चन ये है कि P जिस रीजन में पास करता है उस रीजन से पास होने वाला बाइसेक्टर कौन सा होगा बताइए। तो मैं P को बारी बारी दोनों पे डालूंगा। इफ आई गेट सेम साइन तो प्लस वाला आंसर है, इफ आई गेट अपोजिट साइन तो माइनस वाला आंसर है। तो यहाँ पे प्लस वाला आंसर है या माइनस वाला आंसर, दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन वेदर वी आर गेटिंग सेम साइन और डिफरेंट साइन बाय पुटिंग दैट पॉइंट P। जैसे P को मैंने यहाँ डाला तो आ रहा है 2 + 1 3 - 5 नेगेटिव, यहाँ पे डाला तो 20 और ये आ रहा है पॉजिटिव। सो वी आर गेटिंग अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, आई हैव टू चूज माइनस साइन देयर, मतलब P वाले रीजन से पास करने वाला वो बाइसेक्टर होगा जो माइनस साइन से मिलेगा। लास्ट एग्जांपल को मैं ध्यान में रखूं तो माइनस साइन वाला बाइसेक्टर तो वही है जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर था, मतलब ई पॉइंट पक्का ऐसे रीजन में ही है विच फॉर्म एन ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 4 रीजन बनते हैं ना, 1 2 3 4। तो जो P है वो ऑब्ट्यूज वाले रीजन में है, ये हमारी पहचान हो गई, बिकॉज P के रीजन से पास करने वाला बाइसेक्टर वही है जो लास्ट एग्जांपल में देखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर था। तो इस तरीके से ये चीजें भी आपस में रिलेट हो जाती हैं इफ एवर वी नीड दिस। अभी थोड़ी बहुत बातें मैं बता रहा हूँ जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड नहीं है, मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सभी जगह पे काम आती हैं। उनमें से सबसे पहले ये है शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। कोई ग्राफ y = fx है, मैं इसको अगर राइट साइड h से शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा y = f of x - h। ऊपर अगर मैं ले जाता हूँ k से तो y की जगह पे y - k हो जाएगा। ऐसे ही आई कैन टेक डाउन और लेफ्ट ऑल्सो। नीचे में ले गई तो y की जगह पे y + k हो जाएगा, लेफ्ट ले गया तो y = f of x + h हो जाएगा। मगर आपने देखा होगा कि ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे इससे ज्यादा आपको ये काम में आता है कि आप कर्व को इधर उधर ना चेंज करते हुए आप ओरिजिन को ही कहीं शिफ्ट कर दो। बिकॉज अक्सर जैसे पैराबोला में भी आपको याद होगा, इलिप्स में ऐसा होता है, इवन सर्कल में भी कई बार होता है कि अगर ओरिजिन कोई खास जगह पे हो तो आपको उसकी एक एडवांटेज मिलती है, एंड दैट यू कैन इजिली डू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मान लीजिए ये ग्राफ है y = fx और मैं ये चाहता हूं कि जो पॉइंट प्रीवियसली P था x1, y1 ये हमारा नया ओरिजिन बन जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि जो P पॉइंट था पहले x1, y1 वो हमारा नया ओरिजिन बन जाए। तो अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 0 से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये जो भी ग्राफ था, इक्वेशन था, वो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सो इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट्स इक्वेशन विल बी y + y1 is f of x + x1। क्लियर है सभी को ये? मतलब हम ओरिजिन जहां चाहे वहां चेंज कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि P पॉइंट ओरिजिन बन जाए
तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका नया इक्वेशन इस तरीके से मालूम किया जा सकता है। लाइक एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये लिया और मैं चाहता हूं कि इस लाइन का इक्वेशन आप दोबारा लिखिए कंसिडरिंग -1,4 एज न्यू ओरिजिन। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि -1,4 अगर नया ओरिजिन है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आई विल जस्ट राइट x की जगह पे x प्लस x1, y की जगह y प्लस y1 एंड नो चेंज इन कॉन्स्टेंट। x की जगह x प्लस x1, y की जगह y प्लस कॉन्स्टेंट एंड y प्लस y1, नो चेंज इन कॉन्स्टेंट। वी कैन शिफ्ट ओरिजिन वेर एवर वी वॉन्ट। तो दो केसेस देखे, दोनों केसेस इस तरह के उल्टा है। पहला मैंने ये देखा कि हम ग्राफ को कैसे h और k से शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा केस हमने ये देखा कि ओरिजिन कोई भी डिजायर्ड पॉइंट पे कैसे बना सकते हैं। अगला इसमें जो केस होता है वो होता है रोटेशन ऑफ एक्सेस। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला x डैश y डैश, ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y cos थीटा माइनस यही एक फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से हम सब कुछ कर सकते हैं। याद रखिए ये फॉर्मूला मैं यूज करूं कर्व्स के लिए व्हेन एक्सिस रोटेट्स क्लॉकवाइज। आई विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर कर्व्स व्हेन एक्सिस रोटेट्स क्लॉकवाइज। C फॉर कर्व, C फॉर क्लॉकवाइज, इस तरीके से याद रखना होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैंने आपको अगर एक स्ट्रेन दिया, लाइन लेके एग्जांपल बता रहा हूँ बट कोई भी ग्राफ हो सकता है। y इक्वल टू 2x प्लस 3 कोई स्ट्रेट लाइन है। मैं कहता हूं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो से 30 डिग्री से, x एक्सिस यहाँ पे आ x डैश 30 डिग्री, y एक्सिस यहाँ पे आ गया y डैश 30 डिग्री से रोटेट हो गया। So x dash y dash is our new frame of reference। x y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये लाइन का ये इक्वेशन था। अगर मैंने एक्सिस को 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ये x डैश पे आ गया, y डैश पे आ गया, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस 30 डिग्री 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन और कर्व व्हाटएवर इट इज, इट विल चेंज। सो दैट्स व्हाट मैंने बोला, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो जहां भी y है, y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा y cos 30 माइनस x sin 30 इक्वल टू 2। जहां भी x है, x की जगह क्या हो जाएगा, x cos 30 प्लस y sin 30 प्लस 3। तो जहां भी y है, y की जगह y यही हो जाएगा, जहां भी x था वहां ये हो जाएगा। मतलब मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया एज इट इज एंड दिस लाइन इज द न्यू इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन इन आवर न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ द रोटेशन वुड हैव बीन एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये था, एंटी क्लॉक हुआ होता तो बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, मतलब बस हमने थीटा को रिप्लेस कर दिया होता बाय माइनस थीटा। तो अगर मैं 30 की जगह -30 डाल देता तो कॉस ऑफ -30 तो कॉस 30 ही होता है, नो चेंज, बट साइन ऑफ -30 माइनस साइन बाहर आ जाता। मतलब सीधी सी बात यह है, अगर मैं इसको प्लस और इसको माइनस कर देता, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस और प्लस बस इंटरचेंज कर देता, तो ये फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए हो जाता। बट मैंने यहाँ लिखा था कर्व्स, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है फिलहाल एक कर्व के लिए, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन के लिए। पॉइंट्स के लिए द स्टोरी विल बी ऑल टुगेदर रिवर्स। पॉइंट के लिए बात सीधा रिवर्स हो जाएगी। मतलब अगर पॉइंट मुझे चेंज करना होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है 3,5 कोई पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा पता करना है। इफ एक्सिस रोटेट क्लॉकवाइज 30 डिग्री, तो ये फॉर्मूला एज इट इज काम में आएगा पॉइंट के लिए एंटी क्लॉक में।
ये था कर्व्स के लिए क्लॉकवाइज में, यही फॉर्मूला पॉइंट्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज में, बट पॉइंट की बात है, क्लॉकवाइज रहा है, तो इस फॉर्मूले को चेंज करके यूज करना पड़ेगा, माइनस प्लस उल्टा उल्टा करके। एज इट इज कब लगता? एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स के लिए, सी फॉर कर्व, सी फॉर क्लॉकवाइज, सी सी याद रह जाएगा। पॉइंट के लिए उल्टा, पॉइंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो फॉर्मूला चेंज करके लिखूंगा। ए का नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए का नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 cos 30 माइनस 5 sin 30 कॉमा 5 cos 30 माइनस plus 3 sin 30. So this is new coordinate of point A. So rotation of axis can be applied for both the things. पहले मैंने लगाया कर्व्स के लिए, फिर लगाया पॉइंट्स के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल हो गया। इसके बाद आपको याद रखना होता है सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल। सेकेंड जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल भी कई तरीकों से हमें काम में आता है। सेकेंड जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल, एक्स स्क्वायर 2hxy dy स्क्वायर 2jx 2fy प्लस सी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेल्टा। डेल्टा आपको याद रखना होता है ABC FGH ऐसा, इट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AS स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर डेल्टा होता है। तो डेल्टा अगर 0 होता है तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, A इक्वल टू B, H इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट 0, तो क्या होगा? सर्कल डेल्टा नॉट 0 और H स्क्वायर इक्वल टू AB, तो क्या होगा? पैराबोला। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, H स्क्वायर लेस देन AB, तो क्या होगा? इलिप्स। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, H स्क्वायर ग्रेटर देन AB, तो क्या होगा? हाइपरबोला। So this equation can be pair of straight line, circle, parabola or ellipse or hyperbola depending on the condition. Delta 0 तो pair of straight line, delta 0 नहीं होगा तो it may be anything out of ellipse, hyperbola, circle, parabola, conic section। ठीक है। So ये वाले चीजों को मैं बहुत इलेबोरेट नहीं कर रहा क्योंकि ये डायरेक्टली यूज नहीं होता है, इनडायरेक्टली यूज होता है। तो यूज कैसा होता है, विल डायरेक्टली कम टू दैट। तो इसमें मैं सिंगल डिग्री टर्म्स मान लीजिए हटा देता हूं। पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होमोजेनस इक्वेशन का मतलब होता है ओनली सेकेंड डिग्री टर्म्स आर देयर। यहाँ पे सेकेंड डिग्री टर्म भी है, वन डिग्री टर्म भी है एंड कांस्टेंट टर्म भी है। सो ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, पहले वाले को तो अपन ने देखा वो बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ। ये वाला या तो देखिए अगर इसका तो H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो इट विल बी व्हाट? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। और अगर H स्क्वायर लेस देन AB हुआ तो नथिंग। बस दो बातें होती हैं, अगर ऐसा हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, H स्क्वायर लेस देन AB हुआ तो इट विल नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दिया है और मुझे दो लाइन निकालनी जो ओरिजिन से गुजरती है, तो वो दो लाइंस को निकालने का तरीका ये हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। ऐसा कुछ मैंने आपको दिया, ऐसा कुछ दिया, मैं कहता हूं मुझे दो लाइन बताइए क्या है, तो डायरेक्टली यू कैन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 3y बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0।
and both the lines are passing through origin, so lines will be of the form y equal to mx. So I can put y by x as m minus m square plus 3m plus 2 0, m square minus 3m minus 2 0. यहाँ से m की दो वैल्यू आती है, यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. m की दो वैल्यू आ गई. अब m की दो वैल्यू आ गई तो लाइन आ गई, बिकॉज बोथ द लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन. व्हाट आर द लाइन्स? y इक्वल टू 1x, y इक्वल टू m2x. ये दो लाइन है. व्हाट आर m1 m2? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार m1 एक बार m2. दीज आर द टू लाइन्स. एक्चुअली ये हो चाहे ये हो, दोनों के लिए मैं कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूं जिनको आपको याद रखना है. एक बार जेई में ये प्रॉब्लम आ चुका है कि ये जो दो लाइन्स है, इन दो लाइन्स के बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर इट. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच. ये क्या होता है? दीज टू लाइन्स आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइन्स. इन दो स्ट्रेट लाइन्स का ये क्या है? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. ये आपको याद रखना है. tan theta 2 root of x square minus ab by mod of a plus b. What this gives? This gives acute angle between the two straight lines. ये चाहे ये, क्या अंतर है इन दोनों में? अगर इसका डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी पेयर ऑफ लाइन होगा. ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहीं और, बस ये अंतर है. These two are respectively parallel. What is the situation? मैं एक डायग्राम से आपको बता रहा हूं. मान लीजिए ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं 1 and 2, 1 and 2. ये वाला जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये 1 and 2 को रिप्रेजेंट करता है. So that will be representing simply these two lines 3 and 4. This is representing 3 and 4. मतलब जो lines 1 and 2 है, these are respectively parallel to the lines 3 and 4. Slopes are same. इसका slope अगर m2 है तो इसका भी m1 m2 ही होगा. m2 m2, m1 m1. मतलब these four lines will always form a parallelogram. That's why इन दोनों के बीच का एंगल भी वही होगा जो इन दोनों के बीच का एंगल है. तो आपने इनके बीच का एंगल निकाला, यही फॉर्मूला इनके बीच के एंगल के लिए भी हो जाएगा. पैरेललोग्राम होने के नाते सेम स्लोप हो जाएगा. अब रही बात m2 कैसे आता है, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया. इसका स्लोप चाहे इसका स्लोप सेम होगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फॉर्म क्वाड्रेटिक इन m. जिस तरीके से मैंने इसके पहले स्लोप निकाला था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा के निकाला था, स्लोप आ जाएंगे, दोनों स्लोप आ जाएगा और दोनों का स्लोप सेम होगा, दोनों के बीच का एंगल भी सेम होगा. हाँ, P निकालना है. अगर आपको अगर P निकालना है, मान लीजिए दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और यू नीड टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P. फॉर दैट यू कैन यूज द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. इसको डिफरेंशिएट करिए पहले x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट लेके. 2ax प्लस 2hy 0 हो जाएगा. यहाँ पे 2g आया, इसका 0 हो गया. मैंने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट लेके. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया. यहाँ पे 2hx प्लस 2by प्लस 2fi, इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा p. मतलब डिफरेंशिएट करो एक बार विद रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट करो एक बार विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो p आ जाएगा. याद रखिए द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी काम में आता है, इलिप्स में भी काम में आएगा, हाइपरबोला में भी काम में आएगा. मतलब अगर ये इलिप्स हुआ तो उस इलिप्स का सेंटर सेम मेथड से आएगा. अगर वो एक हाइपरबोला हुआ तो उस हाइपरबोला का भी सेंटर इसी मेथड से आएगा. तो अगर इलिप्स और हाइपरबोला भी है तो भी उसका सेंटर P. मतलब
अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने ये मेथड लगाया तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर ये एलिप्स से आपने मेथड लगाया तो उसका सेंटर आएगा। अगर ये हाइपरबोला मेथड लगाया तो हाइपरबोला का सेंटर आ जाएगा। So the method of partial differentiation can be used to get the centers of ellipse hyperbola, or in case of pair of straight line we can get their point of intersection P in it। बात क्लियर है? अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जहां पे हम इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ये यूज कैसे होता है देखिए, इस पे भी बेस्ड जेई में प्रॉब्लम आए हुए हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू ही बता रहा हूं आपको। मान लीजिए ये कोई एक ग्राफ है, कोई भी एक कर्व है, से इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज 5। ये कोई कर्व है एंड देयर इज स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ax plus by equal to c, and that straight line cuts the given graph at a and b। ये दोनों कट करते हैं a पे और b पे। अब अगर मैं a को और b को दोनों को ओरिजिन से जोड़ता हूं तो मेरे को ये वाला एंगल थीटा मालूम करना है। We have to find the angle theta which is subtended by chord intercepted on this line by this curve at origin। मेरे को पता करना है एंगल सबटेंडेड बाय chord intercepted on this line by this curve। ये कर्व इस लाइन पे जो chord इंटरसेप्ट करता है ए बी, वो ओरिजिन पे क्या एंगल सबटेंड करेगा ये मुझे पता करना है। तो मैं इस लाइन से इस ग्राफ को होमोजेनाइज करूंगा। होमोजेनाइज करने का मतलब होता है इसकी सभी टर्म का डिग्री 2 बना देना। तो यहाँ पे डिग्री पहले से 2 है, कुछ भी नहीं करना है, इसका डिग्री 2 बनाना पड़ेगा। डिग्री 2 बनाने के लिए लाइन को ऐसे लिखना होता है, पहले सामने 1 ला लिया मैंने, सी को नीचे ले गया, सामने 1 आ गया। इसको यूज करके हमें इसको होमोजेनाइज करना है। तो 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब इसका डिग्री है 0, कांस्टेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, क्योंकि डिग्री 2 बनानी है। अगर यहाँ 5x होता तो खाली 1 से मल्टीप्लाई करता, डिग्री 1 से बढ़ाना होता अगर, बट 2 से बढ़ाना है तो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ax प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर। तो अभी जो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन को आप ब्रैकेट ओपन करके प्रॉपरली लिख लीजिए। ये आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। प्रॉपरली ओपन ऑल द टर्म्स, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करिए तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड O। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप किसी लाइन से किसी कर्व को होमोजेनाइज करते हैं तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन आती है जो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। अभी OA OB मेरे को आ गया तो उनके बीच का एंगल थीटा भी आ जाएगा बाय द फॉर्मूला वी हैव जस्ट सीन। अभी इसके पहले आपको ये फॉर्मूला बताया था, तो उसी को यूज करके आप थीटा पता करें, and that is the angle subtended by the chord AB at origin। AB simply is that chord which is subtended intercepted by this curve on this line। तो होमोजेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको ध्यान रखना होता है कि जरूरत हमें पड़ती है। सिंपल सा जो लॉजिक है होमोजेनाइजेशन का वो ये है कि आपके पास एक कर्व है सेकेंड डिग्री, उस कर्व को जब भी कोई लाइन से आप होमोजेनाइज करते हो तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली वो लाइन ही है जो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है। सिंपली OA और OB को निकालने का ये तरीका है। फिर OA OB को इस्तेमाल जैसा मर्जी आगे वैसा किया जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमें यही डिस्कस करना था। इन नेक्स्ट क्लास विल नॉट डू प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेट लाइन बट विल डू सर्कल पैराबोला। विल ट्राई टू डू सर्कल एंड पैराबोला जितना भी उसमें हो पाता है। तो एक बार हमारा स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला का थ्योरी हम कर लेते हैं, देन विल डिवोट 2 और 3 क्लासेस फॉर प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन कि हम देखते हैं कितना प्रॉब्लम कैसा कवर हो पाता है।
तो फिर एक दो क्लासेस हम 2 या 3 क्लासेस हम प्रॉब्लम्स के लिए डिवोट करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड पैराबोला। एंड वो शेड्यूल भी वहां पे अपडेट कर दिया हुआ है जो गूगल शीट आप लोग के साथ शेयर्ड है। यस जैन, यू वांट टू आस्क समथिंग, से समथिंग? हैंड रेज है, तीसरा हैंड रेज है तुम्हारा। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो अनम्यूट करके। सर अगर वो एंगल दो लाइन के बीच में ऑब्ट्यूज बन रहा है तो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे मतलब, क्योंकि वो तो एक्यूट एंगल देता है अपन को। ये वाला डायलेमा हमेशा यहाँ पे रहता है। ये वाला जो एंगल थीटा है ये एक्यूट या ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है। और जो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मॉड के साथ यूज करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो अक्सर हम एक्यूट एंगल ही आंसर करते हैं। बट यस, दैट इज अनदर डायलेमा जो इस मेथड से रिजॉल्व नहीं होता है। वो आपको डायग्राम को देख कर कैसे ही समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा एक्यूट एंगल ही आता है। मॉड के बिना लिखोगे तो इट इज ऑफकोर्स मीनिंगलेस देन, बिकॉज यू नेवर नो कि दिस एंगल थीटा इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। यहाँ पे मतलब उसका कोई प्रोविजन नहीं है। कुल मिला के होमोजेनाइजेशन से तो हम खाली 2 लाइन OAOB निकाल पाए, बस ये लाइन निकाल पाए। अब उनके बीच में एंगल ये वाला निकालना है या ये वाला निकालना है वो तो अलग एक ज्योमेट्री का मुद्दा है। इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग।